जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप से संबंधित विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। प्रश्नों की संख्या 25 रहने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा, डेली क्लासेस में आपको 25 के 25 क्वेश्चन मिलते हैं और इस पीडीएफ में भी आपको 25 के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 25 नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे विज्ञान के। और जितने क्वेश्चंस मैं कराया हूं और जितने क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर रहा हूं, वे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और अपनी छात्रवृत्ति को पक्का करना है। यानी कि अगर जो आपको छात्रवृत्ति पानी है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो के सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। यानी जो एथिल एल्कोहल है उसका आईयूपीएसी नाम क्या है। ओके, और मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएंगे कि 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। यानी आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि जो 25 के 25 क्वेश्चंस मैं आपको सामने करवा रहा हूं, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। ओके, और आपके सामने पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो क्या है इसका नाम? क्या इसका नाम एथेनल है, या फिर मेथेनॉल है, या फिर एसिटिक अम्ल है, या फिर एथेनोइक अम्ल है? तो मैं आपको बता दूं, इसका क्या नाम है? एथेनॉल। एथेनॉल को क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल। उसका आईयूपीएसी नाम है। ओके, तो एथेनॉल क्या इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकमिनिस्टर फुलेरीन का एक अपरूप है। ओके, एक फ्लोरीन का अपरूप, जैसे कि डायमंड जो होती है उसकी संरचना त्रिविमीय होती है, उसी प्रकार जो फ्लोरीन होती है वो किसका अपरूप है? यानी कि बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। ओके, जो फ्लोरीन है वो किसका अपरूप है? क्या फास्फोरस का है, कि सल्फर का है, कि कार्बन का है, या फिर टीन का है? तो आपको पता होगा कि जो फ्लोरीन है वो एक कार्बन का अपरूप है। ओके, कार्बन इज द राइट ऑप्शन। कार्बन क्या इसमें राइट मतलब कि सही उत्तर है। और साथ ही साथ जो हीरा होता है और जो ग्रेफाइट होती है वो भी कार्बन का एक अपरूप होते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्केनो में विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि जो एल्केन होते हैं, जो एल्कोहलों में, देखिए एल्केन नहीं है, एल्कोहलों में जो एल्कोहल होते हैं उनमें विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा क्या प्राप्त होता है? क्या अम्ल प्राप्त होता है, कि एस्टर प्राप्त होता है, कि एल्डिहाइड प्राप्त होता है, या फिर एमीन प्राप्त होता है? ओके, तो जो एल्कोहल होते हैं उसमें विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है? आपके लोग सभी के सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जितने भी बच्चे पीएमएसएसबी का फॉर्म भरे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो वे कमेंट करके जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, अगर जो आपको पता होगा तो क्या इसका राइट ऑप्शन है? एल्डिहाइड। कितने बच्चों को पहले से पता था? आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, मुझे पहले से पता था। यानी कि एल्डिहाइड क्या है, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है। यानी कि जो एसीटोन आप देखते हैं उसका आईयूपीएसी नाम क्या है? क्या उसे ब्यूटेनोन कहते हैं, या फिर मतलब कि प्रोपेनोन कहते हैं, या फिर ब्यूटेनॉल कहते हैं, या फिर प्रोपेनॉल कहते हैं? तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है? आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि प्रत्येक का आंसर आपको कमेंट करना है। यानी कि प्रोपेनोन इसका राइट ऑप्शन है। प्रोपेनोन इज द राइट ऑप्शन। इसका आंसर क्या है? प्रोपेनोन। यानी कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो प्रोपेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। और इस क्वेश्चन को मैं स्लाइड में कई बार से ले रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या फिर सूर्य का प्रकाश, या फिर क्लोरोफिल, या फिर उपरोक्त सभी? यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है, कि सूर्य का प्रकाश है, कि क्लोरोफिल है, कि उपरोक्त सभी? तो आपको पता होगा कि जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि स्वपोषी पोषण में इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जो पादप है हम लोगों के, उसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? क्या जड़ों में होता है, कि पत्ती में होता है, कि तने में होता है, कि पुष्प में होता है?
पौधे के कौन से भाग में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है? तो पत्ती में। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जो पत्ती होती है, जो लिप्स होती हैं, उसे पौधों का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है? यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो गैस उत्पन्न होती है, वो ऑक्सीजन गैस जो उत्पन्न होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, कि जल से निकलती है, कि वायु से निकलती है, कि पर्णहरिम के विघटन से? तो उसका राइट ऑप्शन क्या है? जल। यानी कि जल से क्या होती है, वो मतलब कि ऑक्सीजन गैस निकलती है। जैसे जल का सूत्र भी आपने जानते होंगे, जल का सूत्र जो होता है H2O होता है, तो उसमें से ही ऑक्सीजन गैस निकलती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वार केशिकाएं, चाहे द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जो द्वार कोशिकाएं होती हैं क्या वो जड़ों में पाई जाती हैं, कि रंध्रों में पाई जाती हैं, कि वात रंध्रों में पाई जाती हैं, कि इन सभी में? द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो रंध्र में। जो रंध्र होते हैं उन्हीं के द्वार पे द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। रंध्र खुलते और बंद होते रहते हैं, तो रंध्रों में। रंध्र क्या इसका राइट ऑप्शन है। और रंध्र का फिगर कुछ आपको दिखा दूं बना के, कि जो रंध्र होता है कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि जो इस पे द्वार होता है, द्वार कोशिकाएं कही जाती हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक जबड़े में अग्रचौड़क दांतों की संख्या होती है। जो प्रत्येक जो जैसे मनुष्य का जो जबड़ा होता है उसमें अग्रचौड़कों की, यानी जो चबाने वाले दांत हैं, जो आगे के चबाने वाले दांत हैं, उनकी संख्या कितनी होती है अग्रचौड़कों की? क्या एक जोड़ी होती है, कि दो जोड़ी होती है, कि तीन जोड़ी होती है, कि चार जोड़ी होती है? और इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत बार पिक किया है, तो इसका राइट ऑप्शन है दो जोड़ी। दो जोड़ी होती हैं। यानी कि प्रत्येक जबड़े में अग्रचौड़कों की संख्या कितनी होती है? तो दो जोड़ी। दो जोड़ी का मतलब कि चार अग्रचौड़क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है? यानी कि जो मनुष्य का लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या टाइलिन पाया जाता है, कि लाइसोजाइम पाया जाता है, कि पेप्सिन पाया जाता है, कि एक व दो दोनों? यानी कि क्या टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों पाया जाता है? तो इसका भी आंसर आप कमेंट करेंगे, क्या टाइलिन पाया जाता है, कि लाइसोजाइम पाया जाता है, या फिर पेप्सिन? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप मनुष्य के लार में टाइलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा सही? एक व दो दोनों। यानी कि ये दोनों पाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत स्रावित करता है। जो यकृत होता है वो क्या स्रावित करता है? क्या यकृत लार स्रावित करता है, कि अग्नाशय रस, या फिर जठर रस, या फिर पित्त रस? तो जो यकृत हम लोग का होता है वो किस चीज का श्रावण करता है? तो पित्त रस। पित्त रस का श्रावण करता है, यानी कि स्रावित करता है पित्त रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त रस का स्राव होता है, अभी इसी क्वेश्चन को मैंने कराया, कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्त रस का स्राव यकृत से होता है, कि पित्ताशय से होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो यकृत होता है उसी में पित्त रस बनता है, लेकिन उसका स्राव कहाँ से होता है? तो देखिए, उसका स्राव यकृत में से होता है, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। यानी स्राव आपका पूछेगा तो यकृत में ही होता है, लेकिन उस जो वो स्टोर होता है पहले, वो कहाँ होता है? पित्ताशय में। यानी पित्ताशय में ही पित्त मतलब कि रहता है, वो पित्त का घर है एक तरीका से पित्ताशय। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। जो प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है वो क्या है? क्या क्लोरोप्लास्ट ऊर्जा ग्रह कहलाता है, कि राइबोसोम्स, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम्स? प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह, यहाँ पे ग्रह नहीं रहेगा, यहाँ पे गृह रहेगा। प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो ऊर्जा का घर है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपको पता होगा इसी में एटीपी का निर्माण होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। और दोस्तों, जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए मैंने एक छोटा सा बैच लॉन्च किया था, जिसमें आपको जो ये सारे के सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन, और आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी पीडीएफ के साथ। यानी कि आपको टोटल पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा 1500 क्वेश्चन का, प्लस आपको उसमें मॉडल पेपर मिलेगा, जो कि आपका अगले साल का मॉडल पेपर था। आपको पीडीएफ, मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर आपको मिलेगा। टोटल आपको 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे बैच में, और हमारे बैच की फ़ी 149 रुपये है। ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं और बोलते हैं सर हमें पता नहीं है। तो बैच की फ़ी भी है भाई, मेहनत करते हैं तो फ़ी भी लेते हैं हम 149 रुपये। अगर जो आपको बैच ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, 99 19 28 24 95।
भले ही वीडियो कुछ देर पहले बन रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे दिए हुए नंबर 99 19 28 24 95 पर आप कांटेक्ट करके आप हमसे बैच ले सकते हैं। बैच में आपको 1500 प्रश्न क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि आपने समय गंवा दिया है, बट अगर जो आपको अभी से भी आप सोच रहे हैं कि मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के तैयारी कर लूँगा, तो आप अभी से ले सकते हैं। ओके, तो ऊर्जागृह कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और जिसको भी लेना होगा वो कॉन्टेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है, किस में होता है भाई? क्या एटीपी का मतलब कि जो ऊर्जा होता है, तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के में बताया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज, पाइरुवेट या फिर एटीपी? तो कोशिकीय प्रक्रमों में, यानी कि जो कोशिका में प्रक्रम होते हैं उसमें पूछ रहा है, डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा है। तो कोशिकीय प्रक्रम कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, तो उसी से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? एटीपी, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, तो एटीपी क्या होता है? ऊर्जा का मुद्रा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। जो फेफड़े हैं उसमें शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है? क्या बाएं अलिंद से आता है, कि दाएं निलय से आता है, कि बाएं निलय से आता है, या फिर दाएं निलय से? तो बाएं निलय से फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। बाएं निलय इसमें राइट ऑप्शन है, बाएं निलय से आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। यानी जो शुद्ध रुधिर है उसको विभिन्न भागों में कौन लेके जाता है? शिराएं लेके जाती हैं, कि महाशिराएं, कि दायां निलय, कि महाधमनी? तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन लेके जाता है? तो आपको पता होगा जो शुद्ध रुधिर है उसको महाधमनी लेके जाती है, महाधमनी, और अशुद्ध रक्त को शिराएं और महाशिराएं लेके जाती हैं। तो महाधमनी इसमें क्या है? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? दाएं निलय से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो किस अंग में जाता है? क्या फेफड़ों में जाता है, कि आहार नाल में जाता है, कि हृदय में जाता है, कि त्वचा में जाता है? यानी कि जो दायां निलय है उससे जो अशुद्ध रुधिर होता है वो किस अंग में जाता है? तो फेफड़ों में जाता है। किस लिए जाता है? शुद्ध होने के लिए। ओके, फेफड़ों में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादकों में जाइलम, देखिए यहाँ पे पादकों लिख दिया गया, यहाँ पे पादपों होगा, यहाँ पे पादप पौधे। पादपों में जाइलम का कार्य होता है। जो पादप में जाइलम होता है उसका कार्य क्या होता है? उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थ का संवहन, जल का संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन, या फिर भोजन का संवहन? तो आपको मैं बता दूं कि जल के संवहन के लिए जाइलम का उपयोग होता है, जाइलम का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल तथा खनिज लवणों को कौन सा ऊतक पादप के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है? यानी कि जल तथा खनिज जो लवण हैं उनमें कौन सा ऊतक पादप के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है? क्या मृदोत्तक, या फिर जाइलम, या फिर फ्लोएम, या फिर कैम्बियम? तो जो जाइलम है वो आपका राइट ऑप्शन है। जाइलम इसमें क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वे सारे के सारे बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि आप ही के प्यार और सपोर्ट से ये वीडियो चल रही है। और इस वीडियो पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार लाइक कर देंगे। ओके, और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। जो फ्लोएम है उसके द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है, कि प्रोटीन के रूप में होता है, कि हार्मोन के रूप में होता है, कि वसा के रूप में होता है? तो किसमें? सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज इज द राइट ऑप्शन। सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज नहीं, सुक्रोज के रूप में। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? क्या वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है, कि फेफड़े मुख्य उत्सर्जी अंग है, कि त्वचा मुख्य उत्सर्जी अंग है, या फिर यकृत? मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क है। वृक्क क्या है? मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है, क्योंकि वृक्क के द्वारा ही उत्सर्जन का कार्य होता है।
ओके, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। हालांकि उत्सर्जन बहुत सारे अंग करते हैं, लेकिन जो वृक्क है वो इसमें मुख्य उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क बना होता है, जो वृक्क है वो बना होता है किससे? मूत्रवाहिनियों से बना होता है, कि मैलपीगियन नलिकाओं से, कि नेफ्रॉन से, कि शुक्रजनन की नलिकाओं से? तो आपको पता होगा जो वृक्क है हम लोगों का वो किससे बना होता है? तो नेफ्रॉन से। यानी इसमें बहुत सारे 9-10 लाख नेफ्रॉन मिलके, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके वृक्क का निर्माण करते हैं। तो जिसमें नेफ्रॉन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो जीव हैं उनमें जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो कैसे होती हैं? वर्धिकायिक जनन के द्वारा, या फिर अलैंगिक जनन के द्वारा, या फिर लैंगिक जनन के द्वारा, या फिर बीजाणु निर्माण के द्वारा? यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं किसके द्वारा? तो लैंगिक जनन के द्वारा। क्योंकि जब लैंगिक जनन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और पुरुष और महिलाओं के आधे आधे गुणसूत्र पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जो संतान उत्पन्न होती है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं कब? तो लैंगिक जनन के द्वारा। ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? अमीबा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, कि ईस्ट में, कि प्लाज्मोडियम में, कि लिस्मानिया में? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन को मैंने कई बार कराया है। तो किसमें? ईस्ट में, ईस्ट में होता है। ओके, और इसी के साथ आपके 25 के 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। और नेक्स्ट जीके के क्वेश्चंस कल कराए जाएंगे, या फिर आपकी जब भी क्लासेस होंगी तो 25 के 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। क्या 15 सही थे, 20 सही थे, 25 सही थे, कितने सही थे? आप कमेंट करके बताएंगे। और जितने भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या जितने भी बच्चे सोच रहे हैं कि मैं 1500 क्वेश्चन पा जाऊँ, वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट। ओके, 99 19 28 24 95। और जो आपको नंबर नहीं भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप जब मैं बोल रहा हूँ तो आप इसे नोट करके आप इसे कॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ आपका वीडियो इंड होता है और आपके 25 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इंड होते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। सो दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।